घूंघट उठाकर देखने की इधर उधर नासमझी में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक दादाजी रुके। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मैंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाई, अरमान ठहरो, तुम इस तरह से बिना दुल्हन लिए मैंशन में एंट्री कर सकते हो? जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर आओ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अरमान चिढ़कर रह गया। अंडिस्को। अरमान ने अपने दादा को घूर कर देखा, लेकिन उस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा को वादा किया था कि उसके दादा जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। तो इसीलिए वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर कहने लगा था, क्या थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता है? ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका हाथ कसकर पकड़कर वो उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने कोहनियों तक लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी तेजी से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होठों से निकल गई, लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लगभग उसे घसीटते हुए रघुवंशी मैंशन के में गेट पर जा पहुंचा। और जैसे ही वो उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों के चारों ने एक साथ खड़े होकर चिल्लाए, रुक जाओ भाई। अब जैसे ही अरमान ने सुना, उसने आईब्रो उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन उन सबने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, ब्रो आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे, हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में लेडीज नहीं है तो? लेकिन हम लोग तो है, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अब जैसे अचानक से अरमान ने ये कहा, आहान की हालत खराब हो गई और वह कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा, और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? और कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं भाई, आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज काम करना मुझे। और तभी सुमित कहने लगा, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो, ठीक है? और अभी हम लोग तुम दोनों की पहले आरती वगैरह उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। जैसे ही सुमित ने ये कहा, अरमान की सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि वह अब उन सब के इस तरह के रीति रिवाज और कर सके। और तभी अरमान ने गुस्से से कहा, इन सब काम धाम की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हटाओ यहाँ से, और तुम सब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी कहने लगे, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद्दी कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वह अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक टोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ और सिर्फ शादी तक ही थी। शादी तक ही आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब मैं आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने का या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसा कहकर अरमान अपने जल्दी ही आस्था का हाथ वही दरवाजे पर छोड़कर खुद लंबे लंबे कदमों से बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। और अब चारों के चारों अफसोस से उसे जाते हुए देख रहे थे, और सभी को रह रहकर अपने भाभी जो नई नवेली दुल्हन थी उसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा तरस आ रहा था, जो दरवाजे पर अब अकेली खड़ी थी। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वह अपने अगडू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी है, और कितने मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान से शादी का करने वादा लिया था और उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि अब उनका पोता उनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं है। इसीलिए वह अब सीधा अपने कमरे की ओर चले गए, लेकिन जाने से पहले वह उन चारों से कहना नहीं भूले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अरमान के कमरे तक छोड़ आए। दादाजी के जाने के बाद अब चारों को इजाजत मिल चुकी थी आस्था के गृह प्रवेश करने का। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके कानों में तो सिर्फ और सिर्फ सभी की बातें सुनाई दे रही थी, और अरमान का गुस्से से इस तरह से जवाब देना सुनकर कहीं ना कहीं वह समझ चुकी थी कि अरमान कितना बड़ा घमंडी और जिद्दी इंसान है। कहीं ना कहीं अरमान को बिना देखे ही, बिना जाने ही, बिना सोचे समझे उसके बारे में आस्था ने एक जिद्दी, गुस्सैल की और अगडू की अलग ही सोच छवि अपने मन में बना ली थी।
वेल तभी आकाश ध्रुव की ओर देखकर कहने लगा, अरे यार अब क्या करें, अरमान तो ऐसे कैसे चला गया, अब भाभी का क्या, बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी। तभी वो चारों थोड़ा सा आगे आए और कहने लगे, भाभी देखो अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ आपका पति है और न ही आपके दादा ससुर है, तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती है। तब आकाश में जल्दी से कहा था, भाभी आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आजाद कर सकती है। जैसे ही आस्था ने ये सुना, अब आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग कह क्या रहे हैं। और घूंघट उठाने से तो उसे उसकी मामी मना किया है, तो फिर यो लड़के उसे घूंघट उठाने को क्यों कह रहे थे। और वैसे भी वो जिस गांव से थी, उसे गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था, और आस्था ऐसी माहौल में शुरू से पली बड़ी थी। और यहाँ तो चार चार मुस्टंडे उसकी आंखों के सामने खड़े थे जो उसे अपने घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तब अचानक आहान आगे बढ़ा था और कहने लगा था, भाभी देखिए वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं, तो अगर आप इजाजत दे तो क्या ये काम हम कर दे। तभी ध्रुव आगे आया था और कहने लगा था, ये क्या बेशर्मी वाली बातें भाभी से कर रहा है, ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है और यह हम भाई से इस नहीं छीन सकते हैं, समझा तू। और पगले थोड़ा सा सोच समझ ले, वो भाभी है हमारी भाभी, तू इस तरह से भाभी के बारे में इस तरह की बकवास नहीं कर सकता है। अब जैसे ध्रुव ने ये कहा, आह्वान झेप गया था और कहने लगा था, यार तू भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है, उन्हें क्या लगेगा कि उनका देवर एक नंबर का लड़की बाज है, छिछोरा है, तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी ध्रुव कहने लगा था, अरे पागल, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तुझे इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। घूंघट उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है, और अभी फिलहाल दादाजी ने हमें क्या कहा है कि हमें भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचाना है। अब मेरी प्यारी भाभी आप एक काम कीजिए, दाएं पैर से इस कलश को गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। अब आस्था ने हल्का सा घूंघट जैसे ही हटाया तो उसे वो कलश दिखाई दे गया था। पहले तो वह सोचती रही कि वह उसकी बात माने या ना माने, लेकिन वह इस तरह से पूरी रात घर के बाहर भी खड़ी नहीं रह सकती थी, तो इसीलिए जल्दी ही उसने अपने दायां पैर के अंगूठे से उस कलश को गिरा दिया था, क्योंकि वह भी जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। वैसे भी यह शादी का जोड़ा इतना ज्यादा भारी था कि उसे अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी, तो जल्द से जल्द वो खुद को इस शादी के जोड़े से आज़ाद करवाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो आस्था की मुश्किलें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आदमी ही आदमी उसे नजर आ रहे थे, कोई भी उसे औरत दिखाई नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, कोई नौकरानी भी और उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो रह रहकर उसे अब काफ़ी ज़्यादा अजीब और डर भी लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वो एक अलग की तरह की दुनिया में आ गई हो। वेल अब जैसे ही अब आस्था ने वो कलश गिराया तो चारों के चारों ने तालियां बजा दी थी। वो ध्रुव तो सिटी मारते हुए कहने लगा था, रे वो भाभी आपने तो एक कमाल ही कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली आपने गिराया है ये, ऐसे ही हमने टीवी में भी देखा था। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आस्था के होठों पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। और तभी सुमित और आकाश दोनों आगे आए थे और कहने लगे थे, भाभी आप इन दोनों के बकवास छोड़िए, आप आए, हम आपको भाई के कमरे तक लेकर चलते हैं। अब जैसे ही उन दोनों ने ये कहा, आस्था का दिल जोरों से धक धक करने लगा था, क्योंकि अभी तक उसने अरमान को देखा नहीं था और अरमान ने केवल बदले में उसके साथ रूखा सा ही व्यवहार किया था, और अरमान की बातों से यह साफ ये बात पता चल चुकी थी कि अरमानी शादी से खुश नहीं है। तो इसीलिए आस्था उस कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो इन लोगों को क्या कहती, ये लोग तो सारे ही उसके लिए अजनबी थे। वेल अब जल्दी ही आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। अब जैसे ही आस्था ने अरमान के कमरे में जाने के लिए हाँ कहा, चारों के चारों अलग तरह की शक्ल बनाते हुए कहने लगे थे, हमारी भाभी तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस निकली, और हम क्या समझ रहे थे कि हमारी भाभी काफ़ी ज़्यादा शाई किस्म की है। भाभी तो भाई के कमरे में जाने के लिए बेचैन हुए जा रही है, देखा आपने किस तरह से भाभी ने हाँ कह दिया है। अब तो आस्था और भी ज़्यादा झेप सा गई थी और सोचने लगी थी, यह कैसे लोग हैं, अपना आप ही तो यह उसे वहाँ उस कमरे में जाने के लिए कह रहे हैं और अपने आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी आस्था के मुंह से अचानक से निकला था, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब जैसे ही अचानक से आस्था ने उन चारों की बातें सुनने के बाद एकदम से ये कहा कि नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब तो वह चारों जोरों से एक दूसरे के हाथ पैर हाथ मारकर हंसने लगे थे और कहने लगे थे, अरे भाभी प्लीज़ प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी सी टांग खींच रहे थे। अच्छा आप आइए, वैसे भी आपके लिए इतने दिनों से आपकी शादी वगैरह की तैयारी फंक्शन चल रहे होंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, आप चलिए और जाकर आराम कीजिए। ऐसा कहकर वो उसे लेकर जाने लगे थे।
तभी अचानक आस्था ने हिम्मत करके बोला था, क्या आप लोग मुझे किसी दूसरे कमरे में नहीं छोड़ सकते हैं? अब जैसे ही आस्था ने थोड़ी सी भोली शक्ल बनाकर यह कहा, वह चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। और तभी सुमित कहने लगा था, भाभी आपकी शादी द अरमान सिंघानिया से हुई है, अगर आप इस तरह से दूसरे कमरे में जाने की बात करेंगी तो वह हम चारों को गोली से उड़ा देगा। और अभी फिलहाल हमारा इरादा बिल्कुल भी मरने का नहीं है, क्योंकि अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं और अभी तो हमने शादी भी नहीं की, फर्स्ट किस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, और अभी हमारा मरने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही सुमित ने बेचारगी से ये सब कुछ कहा, आस्था खुद को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर वह हंस पड़े थी। अब आस्था को हंसते हुए देखकर वह चारों भी मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि आस्था की हंसी बड़ी ही खूबसूरत थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो कि उनके कानों में किसी ने घुंघरू बजा दिए हो। तभी आह्वान तो खुद को रोक नहीं पाया और कहने लगा, तेरे वह भाभी आपकी हंसी तो बड़ी प्यारी है, पता नहीं आप अपना ये लंबा सा घूंघट कब हटाएंगे और हम आपको कब दिखेंगे। वैसे भी जब भाई आपको देखने के लिए गए थे वह तो हमें साथ भी लेकर नहीं गए थे, और बस अब सीधा शादी में हमें लेकर गए हैं। हम तो आज तक आपको देखा था कि नहीं है, हमने बेचारगी से शक्ल बनाकर कहा था। तभी आकाश कहने लगा था, अरे अरे बहुत देर हो गई, अब तुम भाभी को सताना छोड़ो, और शायद तुम भूल रहे हो, अगर इसी तरह से तुम लोग भाभी के साथ टाइम पास करते रहे तो भाई और भाभी की पहली रात का क्या होगा, और हम लोगों को जो पार्टी करनी है उसका क्या? दादाजी ने पहली बार हमें पार्टी करने की परमिशन दी है, भूलो मत, इस तरह से टाइम वेस्ट करके खुद का नुकसान होना है। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, उन सभी को अपनी पार्टी की और साथ ही साथ अपने भाई भाभी की पहली रात की याद आ गई थी, और तभी उन्होंने कह दिया था, और चलो चलो ठीक है, भाभी को छोड़कर आते हैं। ऐसा कहकर जल्दी वो लोग आस्था को अरमान के कमरे तक ले आए थे, और जैसे ही उन्होंने कमरा नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी ध्रुव कहने लगा था, लगता है भाई सो गए होंगे, वैसे भी काफी ज्यादा थक गए हैं, और वैसे भी अपनी शादी में भी उन्होंने काम ही काम किया है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आकाश ने अंदर झांक कर देखा था और कहने लगे थे, लेकिन अंदर तो कोई है ही नहीं, लगता है भाई स्टडी रूम में होंगे। तभी सुमित ने अपने माथे पर हाथ मार लिया था और कहने लगा था, भाई आज के दिन भी काम ही काम कर रहे हैं, एक दिन कभी अपने काम से ब्रेक नहीं ले पाए, और अब अपने आप को पूरी तरह से काम में डुबो लिया, अभी भी अपना काम खत्म करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। हद होती है यार, किसी को इतना ज्यादा भी वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए। तभी चारों कहने लगे थे, चलो कोई नहीं, अब भाभी आ गई है, सब सुधर देगी। ऐसा कहकर वह चारों मुस्कुराकर घूंघट में खड़ी हुए आस्था को देखने लगे थे। तब आस्था को अपने ऊपर चारों एक नहीं बल्कि चार चार नजरें जैसे ही महसूस हुई, वो थोड़ा सा और भी ज्यादा असहज हो गई थी। तभी ध्रुव ने आस्था की सिचुएशन समझ ली थी और वह तीनों को डांटते हुए कहने लगा था, अरे यार अब अपनी फालतू के बकवास बंद करो, अगर भाई स्टडी रूम में ही है तो भाभी को तो कम से कम अंदर कमरे में जाने दो, वो तो आराम कर लेगी। और तभी ध्रुव कहने लगा था, भाभी आपकी जरूरत के सारे कपड़े हमने ऑलरेडी भाई के क्लोज 8 में सेट करवा दिए हैं, तो आपको किसी भी चीज के अगर कोई भी परेशान हो तो आप बेल बज दीजिएगा, कोई बेल बज दीजिएगा, उसी वक्त आपकी सेवा में कोई ना कोई जरूर हाजिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ध्रुव, सुमित का आकाश आह्वान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ दिया था। अब जैसे ही आस्था अंदर कमरे में गई और उसने खुद को अकेला पाया तो उसने राहत के सांस ली, और जल्दी से उसने उस कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। कमरे को लॉक करने के बाद सबसे पहले अपने आप को घूंघट से आज़ाद किया और लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगी, और तभी उसकी नज़र उसे बेडरूम में पड़ गई। जिस बेडरूम में उस वक्त वो खड़ी हुई थी वो अच्छी तरफ से चारों तरफ देख रही थी। वो बेडरूम में ब्लैक एंड वाइट रंग का कॉम्बिनेशन था और वहाँ की सभी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और बीचों बीच पड़ा हुआ किंग साइज का बड़ा सा बेड था। इतनी महंगी महंगी चीज़ें आस्था बड़ी ही हैरानी से देख रही थी, और जल्दी ही बेड के ठीक सामने उसे मिरर दिखाई दिया, और आस्था मरे मरे कदमों से एक बार मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई, और जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वह देखते रह गई। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वो खुद को नहीं, वो इस वक्त किसी और को देख रही है। उसने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी, उसके नाक तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई थी। हालांकि आस्था बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कितनी ही देर तक वह खुद को मिरर में निहारती रही, तभी आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि वह इस वक्त किसी के कमरे में है, और इस वक्त वह अकेली है, तो इस तरह से वह बेवकूफ़ होकर एक जगह खड़ी नहीं रह सकती है। तो इसीलिए आस्था ने जल्दी से देवरों की बात याद आई कि क्लोजेट में उसके कपड़े रखे हुए हैं। तो जैसे उसने कपड़े खोले तो वह हैरान हो गई थी, वहां पर कपड़े तो रखे हुए थे लेकिन सभी के सभी इम्पोर्टेंट और ब्रांडेड थे, एक से एक इम्पोर्टेंट साड़ियाँ थी। और साड़ियाँ तो आस्था ने कभी पहनी ही नहीं थी, वह तो हमेशा शुरू से ही सिंपल सा लेगिंस सूट वगैरह डाला करती थी और दुपट्टा लिया करती थी, लेकिन इस तरह से फैंसी फैंसी साड़ियाँ देखकर आस्था को तो गला सूखने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें।
वह पहने तो क्या पहने, अब आस्था पूरी तरह से मायूस हो गई, और उसी तरह से फिर उसने वापस से वह घूंघट जो कि लहंगे का था वह एक बार फिर पहन लिया, और उस घूंघट को पहनकर वह बैठकर एक सिरे पर बैठ गई, और कब उसकी आंख लग गई सोचते विचार से उसे खुद पता ही नहीं चला। वही अरमान आधी रात तक काम करता रहा, और करीब 2 बजे अपना पूरा काम फिनिश करने के बाद जैसे ही वह अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा, और उसने अपने कमरे को पुश किया तो उसने देखा कि उसका कमरा अंदर से लॉकड था। अब तो अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अरमान को उसका कमरा लॉक मिला। फिर उसने जल्दी ही अपने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए अपना रूम खोल लिया था, क्योंकि अरमान का पूरा दरवाजा सब कुछ पूरा घर उसके अंडर कंट्रोल में था। वह जब चाहे किसी भी स्पेस जगह में बिना किसी की परमिशन के जा सकता था, और ये तो उसका कमरा था जो उसने खुद अपने मुताबिक अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाया था। अब जैसे ही वह अपने कमरे में अंदर गया उसने देखा कि बेड के एक कोने पर आस्था गठड़ी से बनी हुई लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर किया हुआ था। अरमान ने नफरत से उसकी ओर देखा और अगले ही पल अपना मुंह मोड़ लिया, और सोचने लगा कि दादाजी को इसे मेरे कमरे में भेजने की क्या ज़रूरत थी। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए की है, कोई अपनी खुशी से नहीं की है। जो ये लड़की मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ गई, अरमान का दिल तो किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन फिलहाल क्योंकि आस्था सोई हुई थी तो वह उसे उठा नहीं पाया। लेकिन उसके साथ एक बेड पर सोना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से कश्मकश का शिकार हो गया, तो इसीलिए उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर थोड़ा सा खांसना शुरू कर दिया। लेकिन आस्था तो बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए उस वक्त गहरी नींद में थी। अरमान के खांसने की आवाज उसके कानों तक पहुंच नहीं रही थी, वह तो एकदम घोड़े बेचकर सोई हुई थी। अब अरमान 1-2 बार खांसा, फिर थोड़ा सा तेज और खांसा, लेकिन आस्था ने उसकी कोई आवाज नहीं सुनी। अब तो अरमान चिढ़ गया, क्योंकि अरमान काफी देर जगाने के लिए जो मेहनत कर यहाँ था उसे भी नींद आ रही थी। अपने बेड पर कब्जा जमाए देख अरमान चिढ़कर कहने लगा कि सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या, इसे मेरा खांसने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरमान कुछ कदम बढ़ाता हुआ जल्दी ही आस्था के साइड में पहुंच गया, और टेबल पर रखा हुआ कांच के गिलास पर उसने जोरों से अपना हाथ मार दिया, और गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गिलास गिरने से तेज शोर भी हुआ, लेकिन फिर भी आस्था की आंख नहीं खुली। अब तो अरमान ने गुस्से से अपने ही माथे पर हाथ मार लिया, लेकिन अरमान को इस तरह किसी को झेलने की आदत नहीं थी। अरमान सोचने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लड़की को इतनी इजीली तरीके से क्यों उठा रहा हूँ। तब अचानक अरमान ने अपने पॉकेट के जेब में हाथ डाला, और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी, और गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूरी पर रखे एक वॉस पर फायर कर दिया। अब जैसे ही आस्था के वॉस में फायर हुआ, आस्था तुरंत उठकर बैठी गई, और उसने जोरों से चिंक मार दी, और वह बहुत ही ज्यादा ही डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने के आवाज के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो आपस में पार्टी कर रहे थे वो सब घबरा गए। दादाजी जो कि सो चुके थे उनकी आंखें खुल गई, और सभी के सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे में आए, और अरमान के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। अरमान जो कि आस्था को इस वक्त डांटना चाहता था कि वो कब से यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उठ नहीं रही है, वो उसे कुछ कहता। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दादाजी जोरों से खटखटाने लगे, अरमान को पुकारने लगे। दादाजी को कहीं ना कहीं ये लगा कि अरमान ने आस्था का चेहरा ना देख लिया हो, और गुस्से से उसने प्रियंका की जगह आस्था को देखकर आस्था को गोली ना मार दी हो। कहीं ना कहीं ये सब सोचकर उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने इस डर से दरवाज़ा जोरों से पिटना शुरू कर दिया, ताकि वो अंदर जाकर चेक कर सके कि आस्था ठीक है या नहीं। कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था, उन्हें अपने पोते के हर हरकतों बारे में अच्छी तरह से पता था। वही उन चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह से उड़ा हुआ था, और सभी अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित थे। जल्दी ही अरमान ने दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला सबसे पहले दादाजी अंदर गए, और अरमान की ओर देखकर कहने लगे, क्या हो रहा है यहाँ, ये शूट की आवाज़ कैसे आई, आखिर तूने ऐसा क्या किया है। तभी वो चारों भी अंदर गए, और अंदर जाकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके के दिल जोरों से धड़कने लगा। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में रोने आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुन सबने राहत की सांस ली, क्योंकि आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। अरमान के मौजूदगी की वजह से वो काफी डरी हुई थी, इसलिए उसने खुद को दुपट्टा से अड़का हुआ था।
जिस वजह से उसका फेस अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को उठाने लगे। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ पाया तो उसने राहत की सांस ली। वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा जिस्म इस वक्त पूरी तरह से कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। तभी दादाजी जी गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगे, ये क्या बदतमीजी अरमान, ये क्या किया तूने, तूने बहू को क्यों धमकाया? अरमान ने कहा, दादाजी आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह से मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके सर में नहीं चलाई। अब जैसे अरमान ने बड़े ही रुडली तरीके से ये सब कहा, तभी सुमित आ गया और कहने लगा, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर कहने लगा, सुमित मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय नहीं हो गया तुम्हें अपनी ऑफिस के दर्शन किए हुए। अब जैसे अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और पैर पटकता हुआ वो वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश की और कहने लगा, लेकिन सुमित ने ऐसा क्या क्या कहा? अरमान तुम्हें इस तरह की हरकत भाभी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश, और किसने कहा कि है ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे? तुम लोग जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। तभी ध्रुव हैरानी से सोचने लगा कि ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर से इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? फिलहाल ध्रुव ने आकाश और आहान से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी जी आस्था को लेकर वहां से जाने लगे और अरमान की ओर देखकर कहने लगे, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर वो आस्था को जल्दी ही बाहर ले गए और उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन तुम्हें इस बूढ़े दादा का दुख समझना होगा। अरमान इतना पत्थर दिल नहीं है जितना कि वो बन चुका है, लेकिन एक तुम ही हो जो उसे अपने प्यार से, अपने स्नेह से सुधार सकती हो, तो तुम्हें इसमें हमारी मदद करने होंगी। अब जैसे ही दादाजी ने इस तरह से बातें की, अब आस्था के सब्र का जवाब दे गया और अचानक आस्था ने गुस्से से अपना घूंघट उठाया और दादा की ओर देखकर कहने लगी। अरमान के बारे में दादाजी ने इस तरह की बातें की तो अब आस्था के बर्दाश्त के बाहर हो गया और अचानक आस्था ने गुस्से से अपना घूंघट उठाया और दादाजी की ओर देखकर कहने लगी, दादाजी मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं एक सीधी साधी गांव की भोली भाली सी लड़की हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हुआ है मेरे साथ। मेरा बस एक छोटा सा ही तो सपना है, डॉक्टर बनने का। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस सपने को ही पूरा करना चाहती थी और उसी सपने के लिए मैं शहर का माहौल देखना चाहती थी। अगर मुझे ये शहर समझ में आ गया तो मैं यहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस शहर में आते ही मेरे सारे सपने आप सबके लिए गए फैसले ने तोड़ दिए और मेरी शादी एक हार्टलेस इंसान से करवा दी, जिसने शादी की पहली रात अपनी बीवी पर गोली चला दी। ऐसा कहकर आस्था सिसकियां लेकर रोने लगी, क्योंकि अब तक गोली की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसके कानों में सीटी की आवाज बजने लगी हो और वो बार बार अपने कान को मसल रही थी। तभी दादाजी जी उसके ठीक सामने जाकर खड़े हो गए और उसके सामने अपने हाथ जोड़कर कहने लगे, हम अच्छी तरह जानते हैं बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का, इसलिए ही हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है बेटा। और तब अरमान तो पूरी तरह से गुस्से में पागल हो उठता और वो तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार देता। तुम नहीं जानती कि उसका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो अच्छी तरह से हो ही गया होगा कि तुम्हारे सिर्फ बेड पर लेटने की वजह से उसने तुम पर गोली चला दी। अब तुम सोच सकती हो कि बात जब उस इंसान की इज्जत पर आ जाती तो वो किस हद तक गुस्से से पागल हो जाता। इसलिए सबकी भलाई के लिए हमने ये फैसला लिया। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव कैसा है और शायद पूरी तरह से गलत भी है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वजह को जानते हैं जिस वजह से हमारा पोता ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर दोगी। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दो। हम वादा करते हैं, ये आलोक सिंघानिया का वादा है, अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो
और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना बोलना, अपने साथ खुश रहना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या या जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई, क्योंकि जब उसकी अरमान से शादी हुई थी तब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसके सारे सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुके थे। लेकिन अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा अंडिस को कि वो उसके डॉक्टर बनने में मदद करेंगे, तब आस्था को अच्छा लगा और उसने राहत सांस ली और फिर वो कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे? और आप मुझे वो काम दे रहे हैं दादाजी जो करना मेरे लिए नामुमकिन है। जिस पोते को आप सुधार नहीं पाए और थोड़ा बहुत बदलाव आप भी उसमें नहीं लेकर आ पाए, भला उसे मैं ऐसे कैसे सुधार सकती हूँ? तब दादाजी हल्की मुस्कुराहट के साथ आस्था के करीब गए और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, अंडिस को हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और शायद जो कुछ को तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने पोते को ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी उसने हमारी बीमारी के चलते शादी करने का वादा किया था, उसने वो वादा आज पूरा कर दिया है। शादी के बाद उसने साफ साफ कह दिया कि उसके बाद वह हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अब हम उसे और ज़्यादा रोक टोक नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद है कि तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अंडिस को आस्था फिर हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर दादाजी कहना क्या चाहते हैं। वह कैसे सब कुछ ठीक कर सकती हैं? उसे तो जिंदगी की ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं थी, अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बचपन था। इस अचानक से हुई शादी से उसके सर पर मुश्किलें आन पड़ी, ऐसे कैसे वो इस सिचुएशन संभालेगी? तभी दादाजी ने उसे कहा, अंडिस को बेटे अब हम कल आपसे बात करेंगे, हम चाहते हैं कि पहले आप अभी आराम करें, आप काफ़ी ज़्यादा थक गई होंगी। और हाँ, हमें पता चला कि आपका क्लोथ सेट में केवल साड़ियाँ वगैरह ही रखी है, तो शायद आपने उनमें कंफर्टेबल फील ना करें, लेकिन हम जल्दी ही अपने डिज़ाइनर से कहकर आपके मुताबिक आपके लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम करा देंगे। फिलहाल विदाई वक्त आपकी नानी माँ और मामा जी ने आपके लिए कुछ कपड़े और आपका कुछ जरूरी सामान हमारे घर भिजवा दिए थे, जो हमने इस कमरे में रखवा दिए हैं। अब आप देख लीजिए, जो कुछ आपको समझ में आए वैसे ही अपना सामान एडजस्ट कर लीजिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था ने कुछ सुकून सांस ली और दादाजी उसे आराम करने को कहकर खुद बाहर निकल गए, लेकिन जाने से पहले कहना नहीं भूले कि बेटा तुम हमारी बातों के बारे में सोच विचार जरूर करना। अगर तुम्हें हमारा प्रपोजल पसंद आ जाता है तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, और जो कुछ तुम कहोगी हम सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे। ऐसा कहकर दादाजी उस कमरे से बाहर निकल चुके थे। अब आस्था थोड़ी वहीं बैठी रही, फिर कुछ सोचकर जल्दी ही उस कोने में रखा हुए एक ठेला देखा जो कि उसे जाना पहचाना सा लगा। जल्दी से आस्था ने ठेला खोल लिया, उसमें बहुत सारे नए कपड़े थे। फ्लैशबैक, जब से आस्था ने अपने मामा की बेटी की शादी के बारे में सुना था, तब उसने अपनी नानी से जिद करके अपने लिए 3-4 नए कपड़े मंगवा लिए थे। आस्था को आज भी वो दिन याद है जब वो खुशी खुशी सारे नए कपड़े मनोरमा आंटी के पास लेकर गई थी, और मनोरमा आंटी ने उसे चहकते देखकर कहा था, ये सारे रंग तो तुम पर बहुत जंचेंगे, बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। तब आस्था शर्मा गई थी। मनोरमा आंटी, जो कि सिलाई मशीन का काम किया करती थी, जल्दी ही उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते आस्था के लिए बड़े ही प्यारे प्यारे फ्रॉक्स, लेगिंग्स वगैरह सिल दिए थे। तब आस्था बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी वो सारे कपड़ों देखकर। फ्लैशबैक एंड, आस्था की आंखें एक फिर भर आई और वो रोने लगी। अब जल्दी ही आस्था बाथरूम में घुस गई थी फ्रेश होने के बाद। जो कपड़े उसके नानी मैंने भेजे थे, आस्था को अपने कपड़े पहन कर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन तभी आईने में देखते हुए आस्था का ध्यान अपने गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में लगे सिंदूर पर गया। आस्था का दिल चाहा कि वो अभी और इसी वक्त से मंगलसूत्र को निकलकर फेंक दें और सिंदूर को मिटा डालें, लेकिन ना जाने ऐसा कौन से जज्बात थे कि वो चाहकर भी उस मंगलसूत्र को और सिंदूर को अपने सर से पोंछ नहीं पा रही थी। अब आस्था ज़्यादा ना सोचते हुए एक गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर वो चारों के चारों मुस्तंडे हैं, यानी कि चारों के चारों दोस्त अपने कमरे में मुंह फुलाई बैठे थे। तब अहान उन्हें चिल आउट करने के लिए कहने लगा, यार तुम लोगों को तो अरमान ब्रो की आदत के बारे में पता ही है, तो तुम लोग को इस तरह से उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। तुम सब तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने भाभी के सर में गोली नहीं मारी, उन्होंने उनके बराबर में रखे हुए वास पर गोली मारी है। तभी आकाश, जो कि पहले से ही चिढ़ा हुआ था, वो बोला, हम अच्छी तरह से जानते हैं यार, इसलिए तो हम सब अरमान को समझाते हैं कि उसे जिंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे गुस्से से जिंदगी नहीं चलती है।
तुम लोग बचपन से उसे जानते हो, तो क्या तुम लोगों को अभी तक उसकी आदत के बारे में पता नहीं चला? तब सुमित ने कहा, हम लोग यहाँ केवल 2-4 दिनों के लिए हैं, और वैसे भी तू तो अच्छी तरह से जानता है। हमारे काम ऐसे है कि हम एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। वो तो तूने जब अरमान भाई की शादी के बारे में बताया, तब हम खुद